हेलो दोस्तों, साल 2014 में अमेरिका में 28,13,503 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें से 4,000 लोगों का नेटवर्थ $8 मिलियन था और रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। रोनाल्ड रीड ने ना ही कुछ अचीव किया था, ना ही कोई इन्वेंशन किया था। वो एक साधारण व्यक्ति थे, आप और हमारे जैसे। उनका जन्म एक विलेज में हुआ था और वो पहले व्यक्ति थे अपने फैमिली में जो ग्रेजुएट हुए थे। 17 बरस की उम्र में वो एक होटल में फ्लोर क्लीनिंग का काम किया करते थे और 25 साल की उम्र में उन्होंने गैस स्टेशन पे काम करना शुरू किया था। 38 की एज में उन्होंने अपना पहला घर खरीदा और मरते दम तक वो वहीं पर रहे। उनकी मृत्यु 92 की एज में हुई थी और तभी उनका नेटवर्थ $8 मिलियन था, जिनमें से उन्होंने $2 मिलियन अपने फैमिली को दे दिए और $6 मिलियन डोनेट कर दिया। रोनाल्ड रीड ने इतने पैसे कैसे कमाए? उनकी ना ही कोई लॉटरी लगी थी, ना ही उनको ये वसीयत में मिली थी, फिर भी वो इतने अमीर कैसे हुए? उनका एक सीक्रेट था। वो हमेशा थोड़ा पैसा सेव करते थे और ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्ट करते थे और उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट को कई सालों नहीं बल्कि दशकों तक कंपाउंड होने दिया। ब्लू चिप कंपनियाँ उन कंपनियों को बोला जाता है जो देश के सबसे बड़ी कंपनियाँ हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो HUL, L&T, TCS, रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC, ITC जैसी कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां बोला जाता है। रोनाल्ड रीड के कॉन्ट्रडिक्शन में थे रिचर्ड फुस्कॉन वो सब थे जो रोनाल्ड रीड नहीं थे। रिचर्ड के पास हार्वर्ड की डिग्री थी, उन्होंने MBA किया था। मैरिल लिंच जैसे रेप्यूटेड कंपनी में वो एग्जीक्यूटिव थे और उनका एक सक्सेसफुल करियर था फाइनेंस में। खुद मैरिल लिंच के CEO ने उनकी प्रशंसा की थी। उन्होंने 40 की एज में रिटायरमेंट ले लिया और फिलैंथ्रोपी का काम स्टार्ट किया। साल 2000 में रिचर्ड ने एक बहुत बड़ा लोन लिया था क्योंकि वो अपने 18,000 स्क्वायर फुट वाले घर को और बड़ा बनाना चाहते थे, जिसमें 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर, 2 पूल, 7 गैरेजेस थे, जिनका मंथली मेंटेनेंस ही $90,000 था। लेकिन फिर आया 2008 का क्राइसिस, जिसने अमेरिका में सभी लोगों पर फाइनेंशियली बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला था और रिचर्ड भी उनमें से एक थे, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा लोन था और वो उसे चुका नहीं पा रहे थे। इसीलिए अमेरिकन कोर्ट ने उन्हें बैंकरप्ट घोषित कर दिया। इन दोनों स्टोरीज़ में एक चीज़ अजीब थी, वो है एक आदमी जो फाइनेंशियली एक्सपर्ट था वो बैंकरप्ट हो गया और एक आदमी जिसे फाइनेंस का ज़्यादा नॉलेज नहीं था वो अमीर बन गया। ये कैसे हुआ? मॉर्गन हसल कहते हैं कि पैसे के साथ आप कितना अच्छा करते हैं यह आपके इंटेलिजेंस पे नहीं बल्कि आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है, और आज हम इन्हीं में से 4 बातें सीखेंगे। नंबर 1, नो वन इज़ क्रेज़ी। पैसे के साथ लोग अजीब अजीब चीज़ें करते हैं, लेकिन कोई भी पागल नहीं है, क्योंकि लोगों का एक्सपीरियंस पैसों के साथ अलग अलग रहता है और ये एक्सपीरियंसेस एंडलेस है। 1930 में जब अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था तो मिलियंस ऑफ अमेरिकन को इम्पैक्ट किया था। लेकिन 25 साल बाद जब US प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी को पूछा गया था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे फैमिली के पास एक बड़ा घर था, ज़्यादा नौकर थे, हम लोग ज़्यादा घूमने भी जाते थे और हमने एक्स्ट्रा गार्डनर भी रखे थे ताकि उन लोगों को नौकरी मिल सके। तो ये एक US प्रेसिडेंट का एक्सपीरियंस था सेंचुरी के बिगेस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर। देखिए, लोग डिप्रेशन के बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन वो डर, वो इमोशंस कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। थियोरेटिकली ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने गोल्स को देखकर लेना चाहिए, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिस्ट ने समझा कि लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने एक्सपीरियंस से लेते हैं, स्पेशली अपने एडल्ट लाइफ एक्सपीरियंस से, ना कि अपने इंटेलिजेंस या एजुकेशन के बेसिस पे। यानी कि अगर आपके एडल्ट लाइफ में आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो आप उस इन्वेस्टमेंट क्लास में फिर से इन्वेस्ट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। ऑथर यहाँ पे लॉटरी टिकट का एग्जांपल लेकर बताते हैं कि अमेरिका में लोग लॉटरी टिकट पर $400 स्पेंड करते हैं हर साल। ये वो अमेरिकन है जिनके पास $400 का इमरजेंसी फ़ंड भी नहीं होता और लॉटरी टिकट जीतने का चांस 1 in a million है। ये बात हमको बहुत अजीब लगेगी, लेकिन ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट डिसीजन है। इसीलिए हर फाइनेंशियल डिसीजन अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट ही रहता है। सेकंड है लक एंड रिस्क। आप फाइनेंशियली कितने सक्सेसफुल है या नहीं है, ये आपके लक और रिस्क पर भी आधारित है। यहाँ पर ऑथर बिल गेट्स के बारे में बताते हैं। बिल गेट एक ऐसे स्कूल में जाते थे जहाँ पर कंप्यूटर था 1968 में।
अगर हम स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 1968 में पूरी दुनिया में 303 मिलियन बच्चे पढ़ते थे। 18 मिलियन बच्चे सिर्फ अमेरिका में पढ़ते थे और 2,70,000 बच्चे वाशिंगटन स्टेट में थे और लगभग 1 लाख बच्चे सिएटल एरिया में थे और उनमें से सिर्फ 300 बच्चे लेक साइड स्कूल में जाते थे जहाँ पर एक कंप्यूटर था। यानी कि 1 मिलियन बच्चों में सिर्फ एक बच्चे को कंप्यूटर का एक्सेस था और बिल गेट्स उनमें से एक थे। लेकिन बिल गेट एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग और विजनरी टीनेजर थे। बिल गेट्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका एक फ्रेंड था जिनका नाम केंट इवांस था, जो बिल गेट्स की तरह स्मार्ट, इंटेलिजेंट, हार्डवर्किंग और विजनरी थे कंप्यूटर के मामले में। बिल और केंट बहुत एम्बिशियस थे कंप्यूटर और उसके बिज़नेस को लेकर। बिल गेट्स कहते हैं कि केंट भी को-फाउंडर रहते माइक्रोसॉफ्ट के अगर वो ज़िंदा रहते तो। लेकिन केंट की मृत्यु हो गई माउंटेनियरिंग के दौरान। हर साल लगभग 35 लोगों की मृत्यु हो जाती है माउंटेनियरिंग में, जिसका रेशो है 1 in a million। बिल गेट्स बहुत लकी थे जिनको 1 in a million एक्सेस मिला था कंप्यूटर का, और केंट बहुत अनलकी थे जिनको मौत मिली 1 in a million में। थर्ड है नेवर इनफ। रजत गुप्ता जो कोलकाता में पैदा हुए थे और अनाथ आश्रम में पले बढ़े और अपने 40 की एज तक रजत गुप्ता CEO बन गए थे मैकेंजी कंपनी के, जो दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग कंपनी है। 2007 में वो रिटायर हो गए ताकि वो यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में काम कर सके, और वो बिल गेट्स के साथ उनके फिलैंथ्रोपी में भी काम कर रहे थे और वो 5 पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी थे। बेशक वो एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। 2008 में उनका नेटवर्थ $100 मिलियन हो गया था। अगर $100 मिलियन पे 5% रिटर्न भी सालाना मिला तो वो $600 पर आवर का इनकम हो जाएगा। लेकिन रजत गुप्ता को एक बिलियनियर बनना था। 2008 के क्राइसिस में गोल्डमैन सैच की हालत ख़राब हो गई थी और वॉरेन बुफे गोल्डमैन सैच में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। ये खबर रजत गुप्ता को पता थी क्योंकि वो गोल्डमैन सैच के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे। क्योंकि गोल्डमैन सैच की सर्वाइवल इस इन्वेस्टमेंट पे डिपेंडेंट थी, इसीलिए ये एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी। इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर रजत गुप्ता ने गोल्डमैन सैच के 1,75,000 शेयर्स खरीदे, जिनमें उनको $17 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। लेकिन उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में जेल जाना पड़ा, जिससे उनका करियर और रेपुटेशन ख़राब हो गया। जब रजत गुप्ता ने ये क्राइम किया, उनके पास वो सब कुछ था जिनके लिए लोग सिर्फ सपने देखते हैं। ऑथर कहते हैं कि लोग इस तरह का डिसीजन लेते हैं, इसके कई कारण रहते हैं, जिनमें से एक कारण है सामाजिक तुलना यानी सोशल कंपैरिजन। लोग अपनी संपत्ति को दूसरे से कंपेयर करते हैं। सेकंड है लोगों को पता नहीं रहता है उन्हें रुकना कहाँ है, कितनी संपत्ति उनके लिए सफिशेंट है। तीसरा है ऐसी बहुत चीज़ें हैं जहाँ पर हमें कभी रिस्क लेनी नहीं चाहिए, भले रिटर्न कितना भी हो। और चौथा है कंपाउंडिंग। ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। वॉरेन बुफेट पे 2000 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी गई है, लेकिन बहुत कम बुक्स है जो ये सिंपल फैक्ट पे अटेंशन देते हैं कि वॉरेन बुफे एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बल्कि वो बचपन से एक अच्छे इन्वेस्टर है। वॉरेन बुफेट की वेल्थ $100 बिलियन से भी ज़्यादा है, लेकिन उनमें से $99.7 बिलियन उनने 50 की एज के बाद कमाए और 96 बिलियन 60 की एज के बाद। ऑथर कहते हैं कि वॉरेन बुफे का स्किल इन्वेस्टिंग है, लेकिन उनका सीक्रेट टाइम है। वॉरेन बुफे एक रिचेस्ट इन्वेस्टर है, लेकिन वो सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर नहीं है अगर हम रेट ऑफ रिटर्न की बात करें। वॉरेन ने 22% एनुअल कंपाउंडेड रेट से पैसे कमाए हैं और वही जिम साइमन ने 66% एनुअल कंपाउंडेड रेट से पैसे कमाए हैं और उनका नेटवर्थ $22 बिलियन है, जो कि 1/5 है वॉरेन बुफेट के वेल्थ से। तो ऐसा क्यों है? वॉरेन बुफे बचपन से इन्वेस्ट कर रहे हैं और वही जिम साइमन ने इन्वेस्टिंग स्टार्ट की अपने 50 साल की उम्र में। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इन्वेस्टिंग जितना जल्दी स्टार्ट करें, कंपाउंडिंग उतना ही आपके फेवर में काम करेगी। कंपाउंडिंग के ऊपर आइंस्टाइन का एक कोट है जो कहता है कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है
और कंपाउंडिंग जो समझता है वो कमाता है और जो नहीं समझता है वो पे करता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी इस बुक से बताई है, जिसे लिखा है मॉर्गन होसल ने। अगर ये बुक आप ख़रीदना चाहते हैं तो ये अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम फाइनेंस रिलेटेड वीडियो और ला सकें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।